जुलाई 1965 पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स एक अहम मंसूबे का फैसला लेने वाले थे, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे पास कोई अहम प्लान मौजूद नहीं है। कश्मीर में कार्रवाई के लिए भेजेंगे। पाकिस्तानी टेरिटरी से सीज फायर लाइन के करीब इंडियन पोर्ट्स पर हमला करना था। इस ऑपरेशन में कश्मीरी अवाम बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें। कश्मीरियों के जरिए लोकल तानों में ये खबर पहुंच चुकी थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके थे और जिब्राल्टर के कुछ सोल्जर्स उनके हाथों भी लग चुके थे, लेकिन इंडियन आर्मी टैंकों, हवाई जहाज़ों और अच्छे असलहे के साथ मैदान में उतरी। यह ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और इसकी नाकामी की क्या वजूहात थे, यही सब आज हम इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 18 में समझेंगे। तो लेट समझते हैं। रन ऑफ कच्छ की लड़ाई के बाद इंडिया का गुस्सा और नाराजगी हद से बढ़ चुकी थी। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की दोबारा गिरफ्तारी की वजह से वहां पर एहतजाजें भी शुरू हो चुकी थी। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए पारन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो, अजीज अहमद और अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करने का फैसला किया। अजीज अहमद ने एक तजवीज़ पेश की कि इस ऑपरेशन का मकसद ये होना चाहिए कि कश्मीर में जो आम एहतजाजें शुरू है उनको बढ़ावा दिया जाए। इस मीटिंग में जनरल गुल हसन की तरफ से एक अहम सवाल उठाया गया कि एक तो हम बॉर्डर क्रॉस करके सीज फायर लाइन की वजह से कश्मीर में अपने सोल्जर्स नहीं भेज सकते, और दूसरा इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे पास कोई अहम प्लान मौजूद नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में 12 डिवीजन के कमांडर मेजर अख्तर हुसैन मलक ने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक खाका पेश किया कि हम कुछ आर्मी ट्रेंड मुजाहिदीन के ग्रुप्स बनाएंगे। इन ग्रुप्स में आर्मी सोल्जर्स भी शामिल होंगे और उन्हें हम बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में कार्रवाई के लिए भेजेंगे। इन ग्रुप्स के लिए मुस्लिम कमांडर के नाम तजवीज़ दिए गए। इन ग्रुप्स को बाबर, खालिद, तारिक, कासिम, सलाहुद्दीन और गजनवी के नाम दिए गए। सलाहुद्दीन ग्रुप में 700 जवान शामिल थे, बाबर ग्रुप में 34 और गजनवी ग्रुप में 600 तक जवान शामिल थे। इनमें से हर ग्रुप में 100 से ज़्यादा जवान शामिल थे। इन सारे ग्रुप्स को कश्मीर में दाखिल होते ही कुछ टारगेट्स पर काम करना था। कासिम, तारिक, बाबर और खालिद ग्रुप को टारगेट दिया गया कि कश्मीर में दाखिल होते ही उन्हें पुलों, सरकारी इमारतें और फौजी अड्डों को हमले का निशाना बनाना है। सलाहुद्दीन ग्रुप को श्रीनगर कंट्रोल करने का टास्क दिया गया और गजनवी ग्रुप को जम्मू कंट्रोल करने का टास्क दिया गया। इन सारे ग्रुप्स को थोड़ी सी राशन, असलहा और ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए इंडियन करेंसी दी गई। इन सारे ग्रुप्स के अलावा एक और ग्रुप भी तैयार किया गया जिसका नाम इत्तिफाकी तौर पर जुल्फ़िकार अली भट्टो की बीवी के नाम से मिलता था, नसरत ग्रुप। नसरत का मानना है मदद करना, और इस ग्रुप का टास्क भी जिब्राल्टर ग्रुप्स की मदद करना था। यानी नसरत ग्रुप को पाकिस्तानी टेरिटरी से सीज फायर लाइन के करीब इंडियन पोर्ट्स पर हमला करना था ताकि उन्हें अपने साथ इंगेज रखे और जिब्राल्टर फोर्सेस की कार्रवाई मुतासिर ना हो। इन सारे ग्रुप्स में सोल्जर्स की तादाद मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक 3000 से लेकर 30,000 तक बताई जाती है। ऑपरेशन का प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था और 24 जुलाई को इस ऑपरेशन की शुरुआत भी हुई। प्लान के मुताबिक नसरत ग्रुप ने सीज फायर लाइन के करीब इंडियन पोर्ट्स पर हमला किया। जब इंडियन पोर्ट्स का ध्यान पूरी तरह नसरत ग्रुप की तरफ था तो जिब्राल्टर फोर्सेस दूसरी तरफ से चुपके से कश्मीर के टेरिटरी में दाखिल हो गए। अब वो जज्बात में आकर कश्मीर के टेरिटरी में दाखिल तो हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने आप को आग में झोंक दिया है। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे उन्हें बताया गया था हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उन्हें बताया गया था कि कश्मीर में उनकी मदद करने के लिए गाइडर्स मौजूद होंगे। दूसरी तरफ उनसे वादा किया गया था कि इस ऑपरेशन में कश्मीरी अवाम बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जिब्राल्टर फोर्सेस भी यारों मददगार खड़े थे और उन्होंने जो भी करना था अपनी मदद आपके तहत ही करना था। अब उनके लिए यहाँ पर हालात मजीद ख़राब हो गए क्योंकि उनमें से कोई भी कश्मीरी ज़ुबान अच्छी तरह बोल नहीं पाता था और वो लोगों के दरमियान अच्छी तरह घुल मिल भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ उन्हें ऑपरेशन के लिए या खाने पीने के लिए कुछ ज़रूरी अशिया ख़रीदने थे, तो उस वक्त कश्मीर में किलो मीट्रिक से रिप्लेस हो चुका था। जब वो लोकल दुकानदारों के पास जाते थे और चीज़ें किलो में मांगते थे तो वहाँ सबको इन पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ इनकी बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। कश्मीरियों के ज़रिए लोकल तानों में ये खबर पहुंच चुकी थी कि कुछ लोग बेस बदल कर यहाँ पर घुसे हैं जो अक्सर मुख्तलिफ ज़ुबान बोलते हैं और लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। अब इंडियन फोर्स भी चौकन्ना हो चुकी थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके थे और जिब्राल्टर के कुछ सोल्जर्स उनके हाथों भी लग चुके थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर का बांडा यहीं पर फूट चुका था।
اور اب جبرالٹر فورسز کے پاس وقت سے پہلے آپریشن لانچ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ 5 اگست کو آپریشن شروع ہوا۔ جبرالٹر فورسز کی طرف سے 3-4 جگہوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا۔ صلاح الدین فورس سری نگر کو قبضہ کرنے کے ارادے سے سری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر انڈین فورس کی فلو بھی کشمیر میں بڑھ چکی تھی۔ ادھر صلاح الدین فورس سب سے بڑھ کر تھی، کیونکہ انہوں نے پورے سری نگر کو عنقریب قبضہ کر لیا تھا اور شہر کے سارے سپلائی لائن کاٹ دیے گئے تھے۔ اب سری نگر صرف مجاہدین یا پاک آرمی کے جوانوں کے رحم و کرم پر تھا، لیکن ہوا وہی جو 1948 کے جنگ میں ہوا تھا۔ صلاح الدین فورس نے سری نگر کو پوری طرح قبضہ کر لیا تھا، لیکن انڈین آرمی ٹینکوں، ہوائی جہازوں اور اچھے اسلحے کے ساتھ میدان میں اتری۔ یہاں پاکستانی آرمی بھی سیز فائر لائن کے پار تماشائی بن کر کھڑی تھی، کیونکہ انہیں سیز فائر لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر صلاح الدین گروپ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ ایک اچھے آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شکست اور آپریشن کی ناکامی مقدر بن چکی تھی۔ پاکستان نے ان گروپس کے نوجوانوں کو مجاہدین قرار دیا تھا اور انہیں انڈین آرمی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ سارے گروپس انڈین آرمی کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ اب ان کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ صلاح الدین فورس جو اتنی بہادری سے لڑ رہی تھی، ان کے پاس بھی پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس آپریشن کے نوجوان آزاد کشمیر کی طرف واپس پلٹنے لگے۔ وہ آزاد کشمیر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں راستے پر ہر محاذ پر انڈین آرمی کے ساتھ لڑنا پڑا تھا اور ان میں سے کئیوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑی تھی۔ بالآخر یہ نوجوان آزاد کشمیر پہنچ چکے اور آپریشن جبرالٹر پوری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ ادھر دونوں طرف سے پالیٹیشین کے بیانات اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ وہ اپنے آپ میں ایک الگ داستان ہے، لیکن پالیٹیشینز کے بیانات اور دھمکیوں کی وجہ سے ایک جنگ کی صورتحال بن چکی تھی اور بالآخر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑے مقدار پر جنگ ہوئی۔ 1965 کی جنگ میں اور کیا کیا ہوا، یہ سب ہم پاکستان ایکسپلور کی اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔